हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1। क्या है ये आपका? और इस सब्जेक्ट हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, वैश्विक ईंधन रिजर्व। जो हम कहते हैं ना सतत विकास, आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या ही एक इसमें आप झलक देख सकते हैं। वो क्या होता है कि हम अपने जो हमारे पास संसाधन है उनका यूज़ ऐसे करें कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे। तो उसको कोई हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, कि हम तो उनको यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल उसमें रखें, इस तरह से हम उनका उपभोग करें। तो वैश्विक ईंधन रिजर्व ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना भी हमारे पास ईंधन या फ्यूल था वो ऑलमोस्ट हम यूज़ कर चुके हैं। उसका कुछ पार्ट ही बचा है जो सिर्फ कुछ सालों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उपभोग उस तरह से किया कि वो ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। ये बात करें हम, जैसे देखिए कोल में क्या है, वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक कोयला का रिजर्व 9,84,453 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक रिजर्व 25.4% का सबसे बड़ा हिस्सा था। किसका? कोल रिजर्व का। उसके पास कोयला था विश्व का इतना जो रिजर्व था। इसके बाद रशिया था 15.9% पर, चीन था 11.6% पर और भारत सूची में चौथे स्थान पर था। यह है वैश्विक कोल रिजर्व, कोयला रिजर्व कितना था। अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल क्या था? वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक तेल का रिजर्व 1147 बिलियन बैरल होने का अनुमान लगाया गया था और सऊदी अरेबिया के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 23% था। फिर आता है गैस। गैस में क्या था? वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक गैस का रिजर्व 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। रूसी संघ के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 27% था। अब क्या है देखिए, ये क्या कहते हैं, विश्व के तेल और गैस भंडार का रिजर्व अनुमान क्रमशः 45 वर्ष और 65 वर्ष है। किसका? तेल और गैस का। कोयला 200 से अधिक वर्षों तक रहने की संभावना है। मतलब इनका मतलब ये है कि जो हमारे पास तेल है वो और गैस है वो 45 वर्ष और 65 वर्षों के लिए उपलब्ध है। सिर्फ 45 वर्ष और 65 वर्षों के बाद अगर हम इसी तरह से यूज़ करते रहे, ये बात अकॉर्डिंग टू 2003 की जो 2004 की हो रही। क्यों? क्योंकि बीपी सांख्यिक समीक्षा विश्व ऊर्जा की आई थी, तो उसी आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने ये बताया है। इसमें से हम 2021 में चल रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि हम उसके कुछ ईयर 45 वर्ष और 65 वर्ष के कुछ ईयर्स इसमें भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये अब कम ही बचे हैं। 2004 के बाद से 45 वर्ष और 65 वर्ष का था। ठीक है, क्या अगर इस तरह से यूज़ करते रहे 2004 की तुलना में, 2004 में जैसे यूज़ कर रहे थे वैसे ही अगर यूज़ करते रहे तो 45 वर्ष तक तेल चलेगा और क्या चलेगा? गैस चलेंगे सिर्फ 65 वर्ष तक। लेकिन आप जानते हैं टेक्नोलॉजी 2004 के बाद से बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, जनसंख्या पे भी बहुत ज़्यादा दबाव आया है, तो वो उस स्पीड में तो नहीं हुआ होगा यूज़, उसका कंजप्शन ज़्यादा ही हुआ होगा। तो क्या है, हमारे पास तेल और गैस के रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं और इन्हें बनने में सालों हज़ारों साल लग जाते हैं। प्रकृति में बनते हैं नेचुरली। कोयला 200 से अधिक वर्षों तक चलने की संभावना है। कब थी? 2004 से 200 वर्ष इंक्लूड किए जा रहे हैं, आप ये मत भूलिएगा। और ये 2021 चल रहा है। फिर आता है दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व देश। वो कंट्रीज़ हैं ये क्या, जिनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है। कौन सा है? वेनेजुएला है नंबर 1 पे। कितना है इसके पास? 3,878 मिलियन बैरल। फिर आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के पास कितना है? 266,455 मिलियन बैरल। फिर आता है कनाडा 169,709 मिलियन बैरल। ईरान है फिर 1,58,400 मिलियन बैरल। फिर आता है आपका इराक और फिर आता है आपका कुवैत। कुवैत के पास कितना है? 101,500 मिलियन बैरल। और संयुक्त अरब अमीरात के पास कितना है? संयुक्त अरब अमीरात के पास है 97,800 मिलियन बैरल और रूस के पास है 80,000 मिलियन बैरल। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? आप देखेंगे इसमें खाड़ी की कंट्री ज़्यादा हैं। खाड़ी मतलब जो ईरान है, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ये इनको क्या कहते हैं? खाड़ी कंट्री। आपने देखा होगा ओपेक समूह, आपने नाम सुना होगा।
ये क्या होते हैं, जो ओपेक समूह के सदस्य देश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो विश्व को तेल का निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इन्होंने अपना एक फेडरेशन बना रखा है जिसको बोलते हैं ओपेक। और ओपेक का काम क्या होता है कि जो आप देखते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई पर्टिकुलरली कोई कंट्री नहीं बढ़ाती है ये, या ये क्या होता है, जिनके पास तेल है वो सारी कंट्रीज़ क्या करते हैं, एक जो फेडरेशन है ओपेक उसकी बैठकें होती हैं और क्या करते हैं, ये तेल क्योंकि जिस तरह से डिमांड है तेल की उस तरह से ये मिलकर रेट डिसाइड करते हैं। तो सारी खाड़ी कंट्री ऑलमोस्ट क्या है, ओपेक समूह का सदस्य हैं। तो इसको ही, यही आपकी क्या है, तेल के जो दाम तय करती है वो ये करती है कि कच्चा तेल कितने बैरल पर रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ओपेक। फिर आता है आपका जीवाश्म ईंधन की उम्र, लाइफ टाइम ऑफ फॉसिल फ्यूल। अच्छा, ऑयल का देख लेते हैं। ऑयल क्या है, विश्व स्तर पर वर्तमान में हर साल 11 बिलियन टन से अधिक तेल का उपयोग करते हैं। कच्चे तेल के एक वर्ष में 4 बिलियन टन की अधिक की दर से लुप्त हो रहे हैं। इसलिए इस रफ्तार से तो हमारे तेल भंडार जो हमारे पास ज्ञात हैं, जो इतना हमारे पास तेल है वो 53 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, जिस हिसाब से लुप्त हो रहे हैं। फिर आता है गैस। यदि हम तेल द्वारा छोड़े गए ऊर्जा अंतर को धरने के लिए गैस उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारे ज्ञात गैस भंडार केवल 52 वर्षों में ही समाप्त हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम तेल यूज़ कर रहे हैं ऑयल, तो वो कितना 53 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। और जितना तेल से भी तो ऊर्जा की कुछ ही खपत पूरी करेंगे ना हम, बाकी को जो बची अगर उसकी खपत हम गैस से पूरी करते हैं तो वो 52 साल में ख़त्म हो सकती है, जितनी हमारे पास नेचुरल गैस है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा है, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, उनकी तरफ देखना ही पड़ेगा। इंडिया का भी तो लक्ष्य है ये कि 2022 तक वो क्या करना चाहता है, 40% जो उसकी ऊर्जा है टोटल ऊर्जा का, ये वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पूरी करना चाहता है, जो अभी लगभग 28% है। फिर है आपका कोयला। क्या होता है, अक्सर दावा करते हैं कि हमारे पास पिछले सैकड़े वर्षों से पर्याप्त कोयला है, लेकिन अगर हम तेल और गैस के उपयोग से बाहर निकलते हैं तो कोयले के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखते हैं। यदि हम घटते तेल और गैस के भंडार के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमारे ज्ञात कोयला भंडार 150 वर्षों में ही समाप्त हो सकते हैं। अच्छा, पहले ये जाना जाता था कि राजस्थान में भी बहुत सारा कोयला था। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब बहुत सी जगह ऐसी हैं हमारे ही देश में जहाँ पहले कोयले की खान पाई जाती थी या टिन की खान पाई जाती थी, एल्युमिनियम पाया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ज्ञात है कि हम इससे ये पता चलता है कि जो खाने हैं या जो कोयला है वो क्या है, वो जल्दी से ख़त्म हो सकता है। इंडियन एनर्जी सिनेरियो क्या है, भारतीय ऊर्जा का परिदृश्य एक बार देख लेते हैं। भारत की ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर विश्व ऊर्जा का केवल 3.8% है। अच्छा देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, हम क्या है, सेकंड नंबर क्या है हमारी पॉपुलेशन में है। ठीक, अब ये हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बड़ी होती है तो उस देश का जो जीवन यापन का वो जो स्टैंडर्ड होता है वो गिर जाता है, ये हम जानते हैं। तो आप खुद सोचिए, यूएसए का क्या है कि यूएसए विश्व की 80% ऊर्जा की खपत करता है। कितनी? 80%। तो इसलिए क्या है, वो नंबर 1 कंट्री है। हमने इससे पहले क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो देश जितनी ऊर्जा की खपत करेगा वो उतना ही विकसित माना जाएगा पर व्यक्ति। ठीक है, अब विश्व की 80% जो एनर्जी है वो अकेला यूएसए ख़त्म करता है। और भारत की विडंबना देखिए, भारत की ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर विश्व ऊर्जा खपत का केवल 3.8%, मतलब
लेस देन है 4% से भी। तो हमारा देश विकसित कैसे हो सकता है? जहाँ पर व्यक्ति ऊर्जा खपत की मिनिमम आती हो, वहाँ का देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो भारत में 2008-9 के लिए ये प्राथमिक ऊर्जा खपत दी गई है नीचे। तो देखिए कैसे है ये। कोयला है मिलियन टन में 501.52 क्या किया था ये, इस यूज़ किया गया था। और प्रथम वाणिज्यिक ऊर्जा में हिस्सेदारी थी 53.54%। अच्छा, वाणिज्यिक ऊर्जा कौन सी थी? जिसका व्यापार किया जा सकता हो। आपने ये तो पढ़ा था, जो खरीदी या बेची जा सकती हो। तो कोयले की 2008-9 में जो वो थी व्यापारिक हिस्सेदारी, वो कितनी थी? 53.54%। और कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का 39.50 हिस्सा अकेला कोयला पूरी कर रहा था। मतलब इतनी ऊर्जा की ज़रूरत 39.50 केवल और केवल कोयला पूरी कर रहा था। ठीक है, फिर आता है आपका तेल। तेल में क्या था? प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में परसेंटेज हिस्सेदारी थी इसकी 33.22, और ये कितनी 24.51% ऊर्जा खपत तेल से पूरी हो रही थी हमारी। बाकी है नेचुरल गैस, कितनी कर रहा था? 6.89% ऊर्जा खपत हम किससे कर रहे थे? नेचुरल गैस से कर रहे थे, और जबकि हिस्सेदारी थी वाणिज्यिक ऊर्जा में 9.34%। फिर हाइड्रो पावर पे पहुंच जाते हैं। ये हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है आपकी? ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। हाइड्रो पावर से कितने कर रहे थे हम? 1.94। देखिए कितनी कम है, जबकि हमारे पास हाइड्रो पावर की अपार संभावना है। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जिनसे हम बहुत सारी ऊर्जा बना सकते हैं। वाइंड पावर कितनी थी? 0.17%। देखिए तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, वाइंड स्पीड अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो आपकी वाइंड ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है उसका क्या है, अच्छा स्कोप होता है। तो अगर हम उसे वहाँ पे यूज़ करें तो बहुत हद तक हम कोयला, ऑयल और ये आपका गैस है, इन पे निर्भरता हमारी ख़त्म होगी। फिर आता है आपका कि गैर वाणिज्य प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा से हम अपनी 73.78% ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। बाकी की 26.22% हम कर रहे थे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा से। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में क्या आता है? जैसे गांव का ईंधन, ये जो उपले वगैरह होते हैं, ये सब गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में आता है, जिसको बेचे ना जा सके। आप देखते हैं कि जो गरीब लोग, या आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूज़ किया जाता है, उसको हम गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में ही लाते हैं, जो वन की लकड़ियाँ वगैरह इत्यादि। और ये रिपोर्ट या आंकड़े किसके हैं? ये योजना आयोग के हैं, 2008 और 2009 के। ठीक है, तो इनका देखिए सोर्सेज भी ऐसा है, योजना आयोग से इन्होंने ये आंकड़े लिए हैं, तो हम इसे भी आपका, इसको हम झुटला नहीं सकते। फिर है आपका, अच्छा यू नो दैट ना, कि पहले योजना आयोग था, अब क्या है? नीति आयोग। किसने जगह ली थी? नीति आयोग ने जगह ली थी किसकी? योजना आयोग की। और इसका आपका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर आता है आपका कोल सेक्टर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।